नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास टेंथ का मॉडल सेट 3 का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट फर्स्ट और सेकंड का देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी सबसे पहले देख लें। और मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखें, मैथ साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। और आप लोग इस चैनल पर बने भी रहिए। जितना भी ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, सेकंड टर्म का होगा, उसमें भी आप लोगों को मॉडल सेट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो के अंत तक भी बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ में बताऊँगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका ये सब्जेक्ट आपका क्या है, विषय साइंस है। 1.5 घंटा आपका सभी में आपका 1.5 घंटा समय मिलेगा। उसके बाद पूर्णांक आपका 40 है, प्रश्न भी आपका प्रश्न की संख्या भी 40 है और ये मॉडल सेट 3 है। तो इससे पहले हम लोग 1 2 देख चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 21/22 आपका एग्जाम का ये बताया गया है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्योंकि निर्देश जो है आपका सब में निर्देश जो है दिया हुआ है, जितना भी निर्देश दिया हुआ है ये आपका निर्देश क्या है, सब में समान है, आपको दिया गया है। ये निर्देश आपको फर्स्ट में ही बता दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट नंबर में कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई सतह है उसमें अगर अभिलंब है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। चलिए अगला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं। तो अगर कोई भी अगर दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है, इसमें अगर मिलता है टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए तीसरा नंबर है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। यानी आर बराबर आपको दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तो बोला एफ बराबर क्या होगा। तो एफ क्या होता है, एफ बराबर हम लोग जानते हैं कि r/2। तो r/2 मतलब उसका आधा, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि जिसके उसके समान आकार, क्या लिखा है, समान आकार का उल्टा, समान भी बने और उल्टा बने, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग को याद है कि जब हम लोग अवतल दर्पण में अगर हम लोग प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे थे तो उस समय अवतल दर्पण में जब हम उसको क्या करते हैं, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, तो जब हम सी पर अगर प्रतिबिंब को रखते हैं तो ये कट करके सी पर ही यहाँ पर पुनः फिर सी पर ही बनता है। यहाँ यहीं पर आपका जब प्रतिबिंब बनता है सी पर ही बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कब, जब हम सी पर रखते हैं। सी क्या है, सी एक वक्रता केंद्र पर है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से किस वस्तु में किया जाता है। किस वस्तु में, तो गाड़ी के साइड मिरर में। तो गाड़ी के साइड मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये नहीं होगा। तो गाड़ी की हेडलाइट में आपका ये चीज़ होगा, यानी गाड़ी का हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि सभी मॉडल सेट में कुछ क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप लोग अगर सही तरीका से अगर मॉडल सेट को अगर तैयारी कर लीजिएगा ना तो आपका 90% क्वेश्चन जो है आपका 5 सेटों मिला करके 90% क्वेश्चन आपका इसी से आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग मॉडल सेट का जितना भी क्वेश्चन है सही तरीका से आप लोग उसको सॉल्यूशन कर लीजिए और बढ़िया से उसको याद कर लीजिए। आपका कहीं पर भी ये नहीं जाएगा। और 10% इधर उधर क्वेश्चन हो सकता है, टाइप चेंज कर सकता है, लेकिन आपको इतना है कि इसमें क्वेश्चन इतने ही पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से जाने पर अपने मुख्य अक्ष से विचलित हो जाना कौन घटना कहलाता है। तो अपवर्तन कहलाता है। जब वो प्रकाश की किरण लौट जाता है तो उसको परावर्तन कहते हैं, और जब विचलित हो जाता है और पार हो जाता है तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अगला नंबर, 7वां नंबर, तो निम्न में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जिसका अगर अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा तो प्रकाश की चाल उसमें उतना ही कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वायु का सबसे अपवर्तनांक जो है कम है, इसीलिए इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। चलिए अगला देखेंगे, उत्तल लेंस के सामने
उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का कंडीशन अगर देखा जाए तो दोनों का कंडीशन सेम है। तो याद, अगर आप लोग प्रतिबिंब बनाए होंगे तो याद किए होंगे, तो ये जैसे उत्तल लेंस है, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर है, प्रकाशिक केंद्र O है, और यहाँ पर आपका F1 है, ये आपका 2F1 है। तो यहाँ पर जब हम इसको प्रतिबिंब को जब रखते हैं, बीम को रखते हैं, तो इसका जब प्रतिबिंब जो बनता है तो उस समय वो सीधा बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। तो क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा, ऑप्शन नंबर का बी। चलिए 9वां नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर है, ये तो हर सेट में आपको मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है और जिसमें वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो याद रखिए, आवर्धन किसको कहते हैं? तो कोई भी वस्तु, उस वस्तु के अपेक्षा उसका प्रतिबिंब कितना गुना ज़्यादा बनता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन बनते हैं। तो 3 गुना ज़्यादा बन रहा है तो इसका आवर्धन कितना होगा? 3 होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ 10 जो दिया हुआ है, इसमें लड़का कन्फ्यूज करके 10 या 30 करता है और इसको मारता है, जो कि ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि आवर्धन का परिभाषा होता है कि जितना गुना वो प्रतिबिंब बनता है उसी को आवर्धन कहते हैं। तो मेरा 3 गुना बड़ा बन रहा है, इसलिए 3 क्या होगा? 3 होगा। आगे देखिए, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो इस पिछला भी क्वेश्चन था, तो उसको रेटिना में होता है, रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जाता है और दूर दृष्टि अगर रहेगा तो उसमें उत्तल लेंस से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो 25 सेंटीमीटर है, ये तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, 25 सेंटीमीटर में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? किससे ऊर्जा मिलती है? तो याद रखिएगा, ऊर्जा हम लोग श्वसन से ही ऊर्जा मिलती है। अगर हम लोग ऊर्जा श्वसन नहीं करेंगे तो उससे हमको लोग ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि श्वसन जब करते हैं तब वह ग्लूकोज में विखंडित करके हमको ऊर्जा प्रदान करती है। अगला नंबर, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? कौन सी गैस डाली जाती है? तो उसमें विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्या? नाइट्रोजन गैस। अगला नंबर, जंक लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंक लगना एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग करके वह एक प्रकार का परत बना लेता है, तो ये क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां नंबर, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो अभी देखिए, ये तो हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। तो उपचयन का मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि। तो आप देखिए कि पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, जब अभिक्रिया किया तो उसके बाद ये उसमें देखिए ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी कार्बन का उपचयन हुआ है। लेकिन यही तो अगर अपचयन पूछता तब फिर आपका ZNO होता। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि संतुलित मेरा कौन सा समीकरण इसमें संतुलित है। तो देखिए, संतुलित होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए Ag 1 है, इधर Ag कितना है? 1 है। चलिए ठीक है, N कितना है? इधर 1 है, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, O कितना है? इधर O मेरा इधर O 3 है, तो इधर कितना है? O यहाँ भी 3 है। Na 1 है, इधर भी 1 है। Cl इधर 1 है, इधर भी 1 है। ये आपका तो यही संतुलित लग रहा है। चलिए अगला भी चेक कर लेते हैं। इधर N है 1, N 2 है, इधर भी 2 है, सही है। इधर H 2 है, इधर 3, 3 दूना 6 है, तो ये आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ Ba कितना है? 1 है, इधर भी 1 है। Cl कितना है? यहाँ 2 है, इधर कितना है? 1 है, तो ये आपका सही नहीं होगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए मिल गया, तो इधर गलती होगा। चलिए अगला नंबर 19 देखते हैं कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग को पता है कि कोई भी अगर अम्ल है
उसमें हम अगर धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो मेरा क्या होगा, वो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग देख सकते हैं कि लोह चूर्ण क्या है, एक धातु है और उसमें HCl क्या है, एक अम्ल है। तो जब इसको हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड, तो यही मेरा होगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यहाँ क्लोरीन गैस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गंध नहीं लिखा है, रंगीय सूचक लिखा है। अगर गंध लिखता तब तो आपका प्याज हो जाता है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, रंग लिखा है। तो रंग लिखा है, इसका मतलब हम लोग रंग से पता करते हैं। तो रंग कौन चेंज करता है, लिटमस पत्र, तो लिटमस पत्र हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें क्या है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका यहाँ पे दिया हुआ है CaSO4 × 1/2H2O। ये चीज़ हो गया। आगे देखिए, और नीचे वाला ये है आपका जिप्सम का सूत्र है। तो जिप्सम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिप्सम जो होता है वो अभिक्रिया जब करता है तो जब सूख जाता है उस समय वो जिप्सम बनाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो अभी तुरंत देखें CaSO4 × 1/2H2O, तो यानी ऑप्शन नंबर का सी। दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ H2 है, O है और एक अल्प उत्पाद बना रहा है। यहाँ 2 अभिकारक मिल रहा है और यहाँ पर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है। आगे देखिए, अगला है 24 नंबर। तो 24 नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फल में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल, कोई भी खट्टा अगर फल होता है तो वह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए, कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा, इस बिलियन में क्या होगा। तो इसको आप लोग देखिए, ये सब सारा NCERT का ही दिया हुआ है, NCERT का ही है। तो आप लोग इसको सर्च करके कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या सही आंसर इसका क्या होगा। NCERT बुक में ये दिया हुआ है। तो आप लोग के लिए एक HW हम रख दिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संबंध क्या होगा। तो नीला को लाल कर रहा है, इसका मतलब वो अम्ल होगा। तो अम्ल कितना होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन है, 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर का 2 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 27वां नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 27वां नंबर देखते हैं। देखिए अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है। तो देखिए भोजन ग्रहण करता है कुटपाथ से, लेकिन भोजन का पाचन जो करता है तो वह करता है, उसको हम लोग खाद्यान्नी भी बोलते हैं अथवा खाद्य रिक्तिका, ये चीज़ होगा, खाद्य रिक्तिका। चलिए अगला है कि पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो प्रोटीन का पाचन जो करता है, तो इसमें प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन और पीत। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पेप्सिन। क्या हो जाएगा आपका, पेप्सिन। अगला देखिए कि निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। तो समभोजी कहते हैं जो अगर कोई पदार्थ को सीधे निगल देता है उसको हम लोग समभोजी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो अमीबा वैसा निगल देता है। अमीबा क्या करता है, कोई भी अगर पदार्थ रखा हुआ है तो वह उसका आकृति चेंज होता जाता है और उसको अपने अंदर पूरा ले लेता है, उसको हम लोग तो समभोजी किस में होगा, अमीबा में। अगला देखिए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। अगर देखना चाहें तो आप लोग को दिखा भी सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए सबसे पहले ये मानव हृदय है, ये टोटल 2 भाग में बांटता है। ये यहाँ पर देखिए ये आधा भाग में बट गया है, ये आधा भाग में बटा हुआ है, ये जो है इसके आधा भाग में बटा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक कोष्ठक यहाँ पर है, एक कोष्ठक यहाँ पर है, तो 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए 31
निम्नलिखित में कौन भोजन का के माध्यम को, यहाँ देखिए झार्य लिख दिया, यहाँ क्या होगा क्षार्य होगा, क्षार क्या हो गया, यहाँ झार्य ऑप्शन गलती लिखा है, क्षार क्या होगा, क्षार क्या करता है, तो क्षार क्या करता है, तो उसको पित्त जो होता है उसको क्षार क्या करता है, पित्त, पित्त से एक पित्ताशय रस निकलता है, उसको क्षारी कर देता है और हमारे भोजन को आसानी से पच जाता है, तो क्या होगा पित्त होगा। कौन करता है, यानी पित्त करता है। आगे देखिए उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उत्सर्जन की इकाई ये जो है विक्राणु है, विक्राणु, इसको नेफ्रॉन भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगला, कि निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके द्वारा नहीं होता है। चलिए अगला क्या है देखते हैं इसको, कि जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुख गति में सहायक, तो ये तो करता है। यह पौधा में ताप का नियमन करता है, ये भी करता है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, ये भी होता है। यह भोजन का संवहन करता है, तो ये भोजन का संवहन करता है, तो ये आपका गलत होगा, यह भोजन का संवहन नहीं करता है। भोजन का संवहन जो करता है वो फ्लोएम करता है। आगे देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा एक ही लिंग किसमें का पाया जाता है, पपीता में। एक पपीता होता है और एक उड़हद होता है, तो पपीता होगा, तो इसमें क्या होगा पपीता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन है, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये मुकुलन हो रहा है, क्या हो रहा है मुकुलन, और क्या है हाइड्रा है, क्या है हाइड्रा मुकुलन, ये मतलब ये कुछ दिन बाद ये आपका बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मुकुलन, तो ये हाइड्रा में क्या है मुकुलन है, तो यानी ऑप्शन नंबर का बी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, कि लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण को कौन नियंत्रित करता है, नियंत्रित कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन होता है, उसको नियंत्रित करता है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, मादा जनन तंत्र, तो आपका गर्भाशय, ये जो है मूत्रवाहिनी, ये तो दोनों में होता है, शुक्रवाहिनी तो ये भी तो पुरुषों में होता है, शुक्राशय ये भी पुरुषों में होता है, तो आपका ये मादा बोला है, तो मादा मतलब स्त्री, स्त्री में होता है, तो आपका ये गर्भाशय होगा, क्या होगा गर्भाशय। देखिए हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं, कौन नहीं होता है, तो भूतापीय ऊर्जा, ये भी ऊर्जा से ही होता है, तो एक आपका नाभिक की ऊर्जा जो हो जाएगा, ये आपका नाभिक की ऊर्जा, ये आपका राइट आंसर होगा। ये जो है सूर्य ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है, इसको पवन ऊर्जा ये सब सौर ऊर्जा से मतलब है, पर इसको नाभिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरण मतलब हम जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय, तो आपका हो जाएगा कोयला तो खत्म होने वाला है, सीएनजी ये भी खत्म होने वाला है, पेट्रोल ये भी खत्म होने वाला है, ये इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपका 40वां नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा, जैव मतलब तो जीव जंतुओं से, तो लकड़ी तो हमको जीव जंतुओं से मिलता है, गोबर भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, नाभिक की ऊर्जा जो है ये जैव मात्रा से उदाहरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका नाभिक की ऊर्जा हो जाएगा। ये था आपका 40 क्वेश्चन था, तो 40 का 40 मैंने पूरा डिटेल के साथ में बता दिया। अगर कहीं आप लोगों को कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, करिए अथवा नहीं करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाइक करने पर एक क्या होता है कि एक मोटिवेट होते हैं कि चलिए भाई मेरे वीडियो को इतना लाइक कर रहा है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।